बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 में जो आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको, और कौन कौन से पोर्शंस हैं जिसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अभी जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लेवल 1 और लेवल 2 के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करने वाली हूँ। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले पेपर्स में किसी न किसी टाइप के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप तरीका सीख जाएंगे कि अगर इस तरह का पैटर्न आएगा तो हमें उसको किस तरह से आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से। और अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आपको सही ऑप्शन को चुन के आंसर करना है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड डैश बिगिन टू रेन हेविली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी नो सूनर होता है तो उसके साथ में हमेशा THAN देन लगता है। तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमारे को यहाँ पे देन भरना है, और देन जो है वो सही आंसर है, क्योंकि नो सूनर के साथ में आगे सेंटेंस में देन लगता है, THAN देन। ऑप्शन में हो सकता है आपको THEN भी दिया हो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग है, इसका ध्यान रखिएगा। आप THAN देन लिखना है। नेक्स्ट देखिए, डैश लेट ही इज स्किल्ड वर्कर, यानी कि दो आएगा यहाँ पे, दो लेट ही इज अ स्किल्ड वर्कर, यानी कि हालांकि वो लेट है लेकिन देर से आया है, पर वो एक कुशल कारीगर है या कुशल श्रमिक है। वर्कर यानी काम करने वाला, जिसमें कौशल हो, अपने काम में निपुण। चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, पहला है राइट प्रॉपरली और दूसरा है डोंट राइट एट ऑल। ठीक है, तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो किस शब्द से वो सही तरीके से ज्वाइन होंगे? राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। इसका मतलब यह है कि अगर लिखना है तो सही तरीके से लिखो, अदरवाइज यानी या फिर लिखो ही मत। तो यहाँ पे आएगा राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा और। चूज द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा शब्द चुनना है जो कि शी इज़ प्रिटी और दूसरा है शी इज़ प्राउड। इन दोनों को सही तरीके से जोड़ सके। अब शी इज़ प्रिटी यानी वो प्यारी है, खूबसूरत है। शी इज़ प्राउड, उसको घमंड है, वह घमंडी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो खूबसूरत है वो घमंडी भी हो सकता है। तो शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है, प्यारी है, बट शी इज़ प्राउड, लेकिन उसको घमंड भी है। तो ये बट यहाँ पे एकदम सही होगा, क्योंकि बिकॉज भी सही नहीं है, वाइल भी सही नहीं है और नॉट भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी फेल्ड डैश शी डिड नॉट रीड, यानी कि देखिए शी फेल्ड यानी कि वो फेल हो गई है ना। शी फेल्ड डैश शी डिड नॉट रीड। क्यों फेल हो गई वो? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, इसलिए यहाँ पे आएगा बिकॉज। शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट रीड, यानी उसने पढ़ा नहीं इसलिए वो फेल हो गई। नेक्स्ट देखिए, टू कंबाइन द गिवन टू सेंटेंसेस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पे भी दो वाक्य दिए हैं, इनको जोड़ने के लिए आपको सही शब्द को चुनना है जो दोनों को सही तरीके से जोड़ सके। आई वॉज एनॉयड, आई केप्ट क्वाइट। तो अब हम जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है और, एंड, सो, स्टिल। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? इनमें से सही उत्तर होगा स्टिल। कैसे? आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, यानी मैं नाराज़ थी फिर भी मैं चुप रही। तो सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका स्टिल। डैश द वेदर वॉज बैड, यानी हालांकि मौसम खराब था, दे हैड टू गो फॉर वर्क, उनको काम पर जाना पड़ा। तो यहाँ पर आएगा ऑल दो, हालांकि मौसम खराब था लेकिन उनको काम पर जाना पड़ा। ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस, तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव केस को दर्शाता है? तो
पॉसेसिव केस का मतलब होता है जिसमें कि आप हक बताते हो कोई चीज़ के बारे में कि भाई मेरा है, हमारा है ना। तो जैसे माइन हो गया, आवर हो गया, आर्स हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉसेसिव केस होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा माइन। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। तो जो शब्द है स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हमें नाउन वर्ड चूज करना है। तो स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है वो सही नाउन वर्ड है। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, यानी ये शब्द दिया हुआ है ग्रेव, और ग्रेव के लिए आपको नाउन चुनना है। तो ग्रेव के लिए नाउन वर्ड होगा ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिए, आई रिस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो बिलीफ के लिए जो शब्द जो बिलीफ दिया हुआ है उसके लिए पूछा गया है कि वो जो शब्द है वो क्या है। वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, अ पार्ट ऑफ वर्ब है, तो क्या है। तो बच्चों बिलीफ जो है वो एक नाउन है। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन। अब इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नाउन है। तो हम अगर सारे शब्दों को पढ़ेंगे तो इसमें जो टीचर वर्ड है वो नाउन है, बाकी नाउन नहीं है। वन ऑफ दीज इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इनमें से कोई एक शब्द है जो मेल यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो होगा पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट जो होते हैं वो पुरुष महिला दोनों ही होते हैं, कॉमन होता है। पेरेंट एक शब्द होता है, पुरुष और महिला दोनों उसमें होते हैं पेरेंट में। क्योंकि मदर तो माँ हो गई, फीमेल है, फादर जो है वो मेल है, एक्टर जो है वो भी मेल है। तो इन चारों शब्दों में पेरेंट ही एक ऐसा वर्ड है जो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। इस वर्ब को आपको नाउन में बदलना है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो दी हुई नहीं है, शायद यहाँ पे सक्सीड लिखना चाह रहे थे ये, तो उसका हो जाएगा यहाँ पे सक्सेस। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब दी हुई है आपको अप्रूव, और इसको आपको चेंज करना है नाउन में, तो हो जाएगा अप्रूवल। अब यहाँ पे फ्रॉम की जगह फॉर्म होगा। फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो, और जो वर्ड दिया हुआ है वो है डिपेंडेंस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब जो बनेगी वो क्या होगी, डिपेंड। व्हाट इज नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉजिक। पेडागॉजिक का क्या होगा शब्द, नाउन जो होगा वो क्या होगा, नाउन होगा इसका पेडागोश। इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउन। अब आपको सही प्रोनाउन चुनना है इस सेंटेंस के लिए। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी मेरा बेटा और मेरी बेटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो उसके लिए हम फॉन्ड ऑफ यूज़ करते हैं। और गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो वाक्य है, ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इसके अंदर आपको रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है, क्या होगा, तो वो हो जाएगा दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो कुछ भी चमकता है वो सोना नहीं होता। तो जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। दिस इज द हाउस डैश हरी बॉट। तो यहाँ पर यह वह घर है जो कि हरी ने खरीदा है, तो जो कि के लिए यहाँ पे क्या होगा, दैट यूज होगा। आई नो द मैन डैश रोट दिस लेटर। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने यह पत्र लिखा है, तो जिसने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। आई टॉक टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ डैश वर वेरी इंटेलिजेंट, यानी मैंने एक समूह से बात की, जो बच्चों का एक समूह था। सम ऑफ डैश वर वेरी इंटेलिजेंट, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। सम ऑफ देम आएगा यहाँ पे। चूज करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, और वाक्य दिया हुआ है आई एम वाइजर देन डैश, तो आई एम वाइजर देन ही हो जाएगा यहाँ पे, आई एम वाइजर देन ही। दिस इज द कैट डैश आई सॉ, यानी कि यह वो बिल्ली है जो कि मैंने देखी, तो यहाँ पे दैट यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स डैश आर यू, तो हम बोलचाल की भाषा में बहुत बार आपने सुना होगा हाउ आर यू, तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपको इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रोनाउन को यूज़ करना है जो नीचे दिए हुए हैं उसमें से। और देखिए ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान टेट के एग्जाम में ये आया हुआ है जुलाई 2011 में। यानी कि यह किताब तुम्हारी है और वो मेरी है, दैट इज
that one is mine. This book is yours and that one is mine. तो यहाँ पे आएगा yours. Everyone has his own ideas about the best way to bring up children. यानी हर किसी के अपने खुद के विचार होते हैं कि वो अपने बच्चे को सही तरह से उसका पालन पोषण करो. द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज, तो हिज जो शब्द है वो क्या है बच्चों? तो हिज जो है वो हमें पता है प्रोनाउन होता है. और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे. पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट. अब ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें से आपको उस वाक्य को चुनना है जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो जैसे हमें पता है ईच, एवरी, ये सब जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. तो इन पूरे वाक्यों में, चारों वाक्यों में एक थर्ड सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें दिया हुआ है ईच ऑफ देम. तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ईच ऑफ देम रिसीव्ड 10 rupees. Kind of adjective is used in the following sentence. These mangoes are ripe. ये आम पके हुए हैं. तो यहाँ पे जो वर्ड ये जो these है इसको हम बोलते हैं demonstrative adjective. नेक्स्ट देखते हैं Complete the following sentence with the correct option dash is the best story. तो आपको यहाँ पर सही शब्द चुनना है इस वाक्य के लिए. dash is the best story. योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, यानी तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी है. तो देखिए फेमिनिन ऑफ हार्ट इज रो. चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड. ये जो शब्द दिया हुआ है नाइफ, इसका आपको बहुवचन चुनना है. सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन. तो इसका बहुवचन होगा नाइफ्स. एक चाकू को हम नाइफ बोलते हैं और एक से ज़्यादा जो चाकू होते हैं उनको हम नाइफ्स बोलते हैं. देखिए चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड. शब्द दिया हुआ है आपको बॉक्स, तो बॉक्स का बहुवचन आपको चुनना है तो हो जाएगा बॉक्सेस. चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड. लीव्स यानी पत्तियां, तो पत्तियों का ये तो है प्लूरल, अब इसका सिंगुलर हो जाएगा लीफ. एक पत्ती को हम बोलते हैं लीफ और एक से ज़्यादा जो पत्तियां होती हैं हम उनको बोलते हैं लीव्स. चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड. तो शब्द दिया हुआ है गर्ल्स, तो जो गर्ल्स शब्द है उसका आपको सिंगुलर ढूंढना है. तो एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर हो जाएगा गल्फ. चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, जिसकी नीचे लाइन खींची है, उस शब्द का हमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है. इट इज़ अ यूनिक बुक. तो यूनिक जो है वो एक एडजेक्टिव है. कैसे बहुत पहचानोगी? इट इज़ अ यूनिक बुक, यानी किताब तो है लेकिन कैसी है वो किताब, उसकी क्वालिटी बताई गई है कि वो यूनिक है. तो एडजेक्टिव हो गया, इसलिए यहाँ पर यूनिक जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है. द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन. यहाँ पे शब्द दिया हुआ है नाउन एडवाइस और उसका हमें सही एडजेक्टिव चुनना है तो वो हो जाएगा एडवाइसेबल. नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ बॉडी. बॉडी का एडजेक्टिव होगा बॉडीली. नेक्स्ट देखिए विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस. ये जो वाक्य है इसमें एडजेक्टिव क्या है? द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, यानी लंबी लड़की जो है वो लड़के से मिली. तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे लड़की मिली लेकिन कैसी थी वो लड़की? लंबी थी. तो जो उसकी क्वालिटी बता रहा है यानी उसकी लंबाई के बारे में बताया जा रहा है, तो टॉल जो है वो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में. नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस. अब ये शब्द दिया है ऑल द पीपल चीयर्ड. सभी लोग जो थे वो चीयर कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे. तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है ऑल, उसके लिए पूछा गया है कि ये किस तरह का वर्ड है. तो ये सब लोग चीयर कर रहे थे. ऑल द पीपल चीयर्ड यानी सब लोग चीयर कर रहे थे. तो लोग चीयर कर रहे थे, कौन से लोग? सब लोग. तो एडजेक्टिव क्या हो गया? ऑल जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया. नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस. अब इस वाक्य में इट्स शेयर रबिश. तो जो शेयर वर्ड है वो आपको पहचानना है कि वो क्या है. तो वो भी एक एडजेक्टिव है. डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन. यानी यहाँ पर आएगा एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी हर बच्चा इस कक्षा का सक्षम है परीक्षा को पास करने के लिए. चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड. यानी कि जो ये इटालियन भाषा में जो शब्द लिखा हुआ है डार्क ग्रीन, इसको आपको ध्यान देना है इसके ऊपर और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता लगाना है. नमिता वोर अ डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग. तो ये जो डार्क ग्रीन है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. फाइंड आउट द एडजेक्टिव
अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से एडजेक्टिव को पहचानना है। तो गॉर्जियस जो है वो एक एडजेक्टिव होता है। हम बोलते हैं ना, शी इज़ अ गॉर्जियस लेडी। किसी की भी तारीफ की जा सकती है। गॉर्जियस शब्द तारीफ करने के लिए यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एडजेक्टिव है? तो यूजफुल जो है वो एक एडजेक्टिव है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। अब इसमें सही फॉर्म यूज करते हुए इस वाक्य को पूरा करना है। इट वॉज डैश कार ही हैड एवर ड्रिवन। इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्रिवन। तो बी जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इनके आंसर्स खुद भी लिखने की कोशिश करिए। आप पहले इस वाक्य को पढ़ लीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, खुद सोचिए कि आपको कौन सा आंसर सही लगता है। उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और फिर जब मेरा आंसर जो है उसको आप सुनिए, तो आप देख ही पाएंगे कि आप कितने सही करते हैं, कैसी आपकी तैयारी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर इस वाक्य में हमें सही वर्ब को चुनना है कि क्या आएगी। ईदर मुन्ना और चुन्नी डैश लॉस्ट हर पेन। तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे ईदर मुन्ना और चुन्नी, यानी या तो मुन्ना और या फिर चुन्नी, लॉस्ट हर पेन यानी उनमें से दोनों में से किसी एक ने अपना पेन खोया है। तो एक ने खोया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का नियम लगेगा, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज होगी, हैव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि और आ गया, या तो मुन्नी ने या फिर चुन्नी ने। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब आपको सही मॉडल के द्वारा इस वाक्य को पूरा करना है। द विलेजर्स डैश रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो जो गांव वाले हैं वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी मातृभाषा को, तो सक्षम हैं वो, यानी उनकी कैपेसिटी बताई जा रही है इस वाक्य में। तो जब भी हम किसी की कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैन का मतलब होता है सकना। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको सही वर्ब का चयन करना है इस सेंटेंस के लिए। वी डैश द मैटर येस्टरडे। तो इन चारों में सही आंसर होगा डिस्कस्ड, क्योंकि येस्टरडे यानी कल की बात हो रही है और शब्द क्या है? डिस्कस। तो हमने इस मामले के बारे में कल ही डिस्कशन कर लिया, यानी हमने डिस्कस किया इस बात को, तो वी डिस्कस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो बात जो है वो उनके बीच में उसके बारे में बातचीत हो गई है। तो इसलिए येस्टरडे शब्द समझते ही आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा वी डिस्कस द मैटर येस्टरडे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही आपको इसके अंदर वर्ब का चयन करना है। एक वाक्य है, विल यू डैश अ कार इफ़ यू डैश एनी मनी। तो सही आंसर हो जाएगा बाय एंड डोंट हैव। कैसे होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। विल यू बाय अ कार, क्या तुम एक कार खरीदोगे? इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो क्या तुम एक कार खरीदोगे? इसलिए यहाँ पे विल यू बाय अ कार, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है, विल आ गया, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे बाय। इफ़ यू डैश एनी मनी, इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी विल यू बाय अ कार, यानी अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या तुम एक कार खरीदोगे? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब आपको इस वाक्य को पूरा करना है और सही वर्ब जो है उसको यूज़ करना है। इफ़ मतलब अगर, संभावना है कि अगर रिजल्ट एडमिशन टेस्ट का आज अनाउंस हो जाता है, इज़ अनाउंस्ड। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज़ अनाउंस्ड टुडे, शी डैश अ टेलीग्राम, शी विल सेंड अ टेलीग्राम। कि अगर आज एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो वो टेलीग्राम भेज देगी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। अब सेंटेंस में सही वर्ब फॉर्म को चुनना है। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड, यानी मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने क्लेम किया दैट कि ही स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल, यानी उन लोगों से उन्होंने सच्ची बात बोली थी। ये बात मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने क्लेम करी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। अंडरलाइन पार्ट है डिसअपियर्ड। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको पता लगाना है। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश, यानी कि जो चोर था, जो
वो पैसे के साथ कहीं पर गायब हो गया। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश। लुटेरा कह लो आप, चोरी करने वाला कह लो, है ना, वो कहाँ गया? पैसे के साथ गायब हो गया। तो ये कौन सी वर्ब है? डिसअपियर्ड जो शब्द है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ली एट द एंड ऑफ द फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी कि कोई भी एक ऐसा शब्द जिसके पीछे अगर हम एल वाई लगा दें, यानी कि ये एक तरह से सफिक्स होता है एल वाई, वो लगाने से नया शब्द बन जाए। तो जो लेट वर्ड है उसके पीछे अगर हम ली लगा जाते हैं तो लेटली सही शब्द बनता है। सफिक्स और प्रीफिक्स भी आपको आने चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो यहाँ पे किस तरह की वर्ब है ये? तो स्लेप्ट जो है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसको भी अगर आपको समझना है तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर, इन पूरे चारों ऑप्शंस में से इरेगुलर वर्ब का उदाहरण है ब्रेक और ब्रोक। इन द फॉरेस्ट आई सॉ अ डैश ऑफ डियर, तो यहाँ पे हर्ड आएगा, क्योंकि जो डियर क्या होता है? डियर होता है हिरन। मैंने जंगल में हिरनों का झुंड देखा, तो जो हिरनों का झुंड होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ डियर। नेक्स्ट, जैसे अगर मान लीजिए डैश ऑफ फ्लावर दे रखा हो, तो फ्लावर का क्या होता है? बुके होता है, वहाँ पे बुके ही आएगा। तो इस तरह से ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि किस किस तरह के जो झुंड होते हैं उनको हम अलग अलग नामों से कैसे पुकारते हैं। ही हैज़ डैश हिज होमवर्क, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, यानी वो अपना होमवर्क कर चुका है। द थीफ डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर इस तरह का कभी भी कोई सेंटेंस आता है ना, कि जैसे इसमें है द थीफ डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे हैड है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और आगे वर्ड जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। कई बार ये उल्टा भी हो जाता है, अगर पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आगे अगर हैड ऑप्शन है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। He has been dash for 10 minutes. He has been है, तो has been है तो ing तो आना ही आना है। तो यहाँ पे ing वाला वर्ड कौन सा है? सिंगिंग है। तो सिंपल सा पता चल जाएगा कि he has been singing for 10 minutes, यानी कि वो 10 मिनट से गा रहा है। Choose the correct form of the verb to fill in the blanks in the given sentence. अब आपको सही फॉर्म चुननी है। This mango dash sweet, तो this mango टेस्ट स्वीट्स, यानी स्वाद आता है। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, क्योंकि मैंगो जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए टेस्ट लगेगा, यहाँ पर टेस्ट भी नहीं आएगा, TASTES। नो वन इज अलाउड टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में किसी को भी पेड़ गिराने की अनुमति नहीं है। Select the correct form of the verb, सही वर्ब चुननी है। डैश द राइट आंसर, नोज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है तो नोज हो जाएगा। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी आपको सही वर्ब की फॉर्म को चुनना है। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, वी डैश टेलीविजन, तो वी वर वॉचिंग टेलीविजन, कि जब फोन बजा तब हम टीवी देख रहे थे। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब रिमेंबर जो है उसको सही तरीके से यूज़ करना। आई डैश योर नेम, आई रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद है। पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, अब इसमें वापस हमें सही वर्ब फॉर्म को चुनना है। सेंटेंस है शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी डैश हिम, तो आंसर होगा शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन शी मेट हिम, तो आंसर हो जाएगा मेट। सप्लाई अ मॉडल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी, यानी जो भी आपकी एबिलिटी को बताता है वो वाला मॉडल कौन सा होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपको बताता है कि आप क्या काम करने में सक्षम हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन। ही मस्ट कम बैक बाय 6, तो ये जो मस्ट शब्द है
ये किस चीज़ को बताता है? ये हमारी नेसेसिटी को दर्शाता है, तो नेसेसिटी इसका सही आंसर होगा। एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे हर किसी को ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे मस्ट, जो ज़रूरत है इस चीज़ की, कंपलसरी है सबके लिए, तो मस्ट आएगा। विथ एन अप्रोप्रिएट मॉडल, सही मॉडल चुनना है। चलिए आप इसको खुद करके देखिए। ही इज़ इल, वह बीमार है। ही डैश सी अ डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो ये उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो बीमार है, तो क्या होगा यहाँ पे? मस्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि क्या तुम इसको उठा सकते हो। तो जो व्हाट डज द अंडरलाइन ऑक्सिलरी कैन सजेस्ट, तो कैन का मतलब क्या होता है? जो हमारी एबिलिटी को दर्शाए, यानी जो बताए कि हम किस काम को करने में सक्षम हैं। आर वी केपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क और नॉट, तो हमारी क्षमता को बताता है, हमारी कैपेबिलिटी को बताता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एबिलिटी। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो, यानी क्या तुम इसको उठाने के काबिल हो, एबल हो, यानी क्या तुम इस सक्षम हो इसको उठाने में, तो इसलिए हम यहाँ पे एबिलिटी का यूज़ करेंगे। द गेम शुड बी फिनिश बाय नाउ, द अंडरलाइन ऑक्सिलरी सजेस्ट, तो ये जो शुड शब्द है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? एक प्रिडिक्शन यानी संभावना के बारे में बता रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जो गेम है वो ख़त्म हो चुका होगा, तो यहाँ पे ये प्रिडिक्शन है, एक अनुमान है। कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यानी सभी जो विद्यार्थी हैं उनको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। व्हाट डज द ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट इन द अबव सेंटेंस, तो इस वाक्य में मस्ट हमें क्या बता रहा है? मस्ट एक सलाह दे रहा है कि ज़रूरी है कि आपको सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो अटेंड करने हैं। of the following verb forms will correctly fill in the blanks in the sentence, तो वाक्य है इट इज़ टाइम वी डैश होम, यानी समय हो गया है, हमें अब घर वापस जाना चाहिए, तो वी रिटर्न, इट इज़ टाइम व्हेन वी रिटर्न होम, ये वह समय है जब हम वापस घर आ जाते हैं, तो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर डैश होलसम फूड। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब इस तरह का वर्ड आता है ब्रेड एंड बटर, ये दो अलग अलग शब्द नहीं हैं, ये पूरा एक ही चीज़ के लिए बोला जाता है। तो ब्रेड एंड बटर अगर आपका आता है तो हमेशा उसके साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज़ करनी, इसका ध्यान रखिएगा। तो ब्रेड एंड बटर के साथ में इज़ ही आएगा इस सेंटेंस में। ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड, ठीक है। पैसेंजर्स मस्ट, तो ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है ए, इज। पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, तो अब यहाँ पे मस्ट के नीचे लाइन खींची हुई है। व्हाट डज द अंडरलाइन ऑक्सिलरी मस्ट सजेस्ट, तो मस्ट इसमें क्या बताता है? एक ऑब्लिगेशन है, ये बाध्यता है कि हर किसी को अपना फ़ोन जो है, पैसेंजर्स को कहा गया है कि उनको अपना फ़ोन बंद करना है, तो ये एक ऑब्लिगेशन है उनके लिए, ज़रूरी है वो उसके लिए। मनोज इज़ वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट हु डैश द एग्जामिनेशन, तो मनोज ही एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने ये परीक्षा पास की है, तो मनोज अकेला है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। हु हैज़ पास द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब, ये जो शब्द दिए हुए इनमें से कौन सा शब्द एडवर्ब है? तो अपेस इज़ अ एडवर्ब। द एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन शब्दों में एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? हेयर, जो जगह के बारे में बता रहा है, हेयर। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड, अब ये जो पूरे 4 शब्द दिए हुए हैं इनमें से सही कौन सा बैठेगा इस सेंटेंस के अंदर? इट टुक अस डैश आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे होगा नियरली। इट टुक अस नियरली 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट, तो नियरली सही जो एडवर्ब है वो यहाँ पर यूज़ होगा। स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही लुक्ड अबव द स्काई, तो यहाँ पे जो वर्ड है अबव, इसके लिए आपको सही पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है, तो ये अबव जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है। बॉय स्लैप द गर्ल लाउडली, तो यहाँ पे जो लाउडली वर्ड है वो एक एडवर्ब है। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, इन शब्दों में से एडवर्ब चुनना है, तो इन शब्दों में एडवर्ब है एल वाई। वैसे एक सिंपल तरीका बताती हूँ, जिसके पीछे भी एल वाई लग जाता है शब्द के पीछे, वो अधिकतर एडवर्ब ही होते हैं। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इन शब्दों में से एडवर्ब आप छांटिए, आप आराम से छांट लेंगे क्योंकि हार्ड के पीछे ही हार्डली है, तो ये एक एडवर्ब है।
एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स इज, लिंकिंग एडवर्बियल का एक एग्जाम्पल होता है सो। सो जो है वो एक लिंकिंग एडवर्बियल है। यूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। तो फ्रीक्वेंटली जो वर्ड है वो यहाँ पे एडवर्ब है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट। यहाँ पर फास्ट क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत तेज़ चलते हैं, है ना, तो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन, निम्नलिखित शब्दों में से प्रीपोजिशन कौन सा है। तो बच्चों इनमें से बियॉन्ड जो वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है। Fill in the blanks to complete the following sentence. The ministers are responsible dash the chief minister of their state for their work. तो the minister are responsible to the chief minister of their state for their work. उसके प्रति, इसलिए यहाँ पे आएगा to. Fill in the blanks with the correct preposition. सही preposition चुनिए. Are you sorry for what you have done? यानी क्या तुम माफ़ी मांगते हो जो तुमने किया है उसके लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। वाक्य दिया हुआ है, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस डैश मी, तो यहाँ पे आएगा ऑफ मी। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश हिज मिस्चीफ, तो यहाँ पे भी अशेम्ड के साथ में ऑफ यूज़ होगा, क्योंकि सस्पिशियस के साथ भी ऑफ यूज़ होता है, अशेम्ड के साथ भी ऑफ यूज़ होता है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct prepositions. I tried dash relieve them dash their poverty. I tried to relieve them of their poverty. तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। Fill in the blanks with correct preposition. सही preposition का चयन करना है। वाक्य दिया हुआ है, when she parted her parents her eyes were full. When she parted from her parents her eyes were full. Fill in the blanks with the correct prepositional phrase. अब आपको इसमें सही prepositional phrase को ढूंढना है। तो क्या होगा, the deaf learn to communicate with one another by means of sign language. sign language के माध्यम से। तो यहाँ पर deaf and dumb जो है वो आपस में एक दूसरे को बातचीत करते हैं साइन लैंग्वेज की माध्यम से। यानी आपने देखा होगा हाथों को हिला के वो पूरी जो भाषा है वो समझाते हैं, बोल नहीं पाते गूंगे बहरे लोग। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन चुनिए। वाक्य है, वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 6 months, तो यहाँ पे आएगा फॉर, क्योंकि आप टेंस में भी पढ़ चुके हैं कि हम वो फॉर कब आता है जब यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया होता, तो 6 महीने है इसलिए फॉर आ गया। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस आता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन चुनिए। ही किल्ड 2 birds डैश 1 stone, तो विथ 1 stone यानी एक पत्थर से 2 पक्षियों को उसने मार दिया। तो किसी भी चीज़ से अगर हम कोई काम वस्तु से कर रहे होते हैं तो उसको विथ लगता है। जैसे कि हमने बोला आई कट द फ्रूट्स विथ द नाइफ, यानी मैं जो फल है वो चाकू से काटती हूँ, तो विथ आ गया वहाँ पे, क्योंकि चाकू एक माध्यम है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशनल फ्रेज को ढूंढना है। शैल वी प्ले इंडोर डैश स्वेटिंग आउट इन द सन इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, कि क्या हम पसीने में बाहर धूप में पसीना बहा के खेलने के बजाय क्या हम अंदर खेलें। तो शैल वी प्ले इंडोर इंस्टेड ऑफ स्वेटिंग आउट इन द सन, कि क्या हम अंदर खेलें इस बजाय इसके कि हम बाहर गर्मी में पसीना बहाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन से आपको इसको कंप्लीट करना है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years, तो 10 years दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर आएगा, है ना। और शी हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी, तो यहाँ पे आएगा आपके इन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, वापस वैसे ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट, ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, द पैसेंजर्स alighted फ्रॉम द बस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रॉम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन चुनिए। शी वेंट टू द पार्क, यहाँ पे आएगा टू, शी वेंट टू द पार्क डैश अ वॉक फॉर अ वॉक, तो ऑप्शन हमारा हो गया, आंसर हो गया हमारा डी।
द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्विटेड डैश द चार्ज। एक्विटेड जो है उसमें वर्ड साथ में यूज होता है प्रीपोजिशन ऑफ। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज लेव्ड अगेंस्ट हिम, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर केस। अभी अभी मैंने बताया था कि एक्विटेड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में आप इसको लर्न कर लीजिए। आई प्रिफर चौसर टू स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोइट्री, यानी कि मुझे चौसर पढ़ना ज़्यादा पसंद है स्पेंसर के बजाय अंग्रेज़ी पोइट्री में, है ना। तो इसलिए 2 के बीच में तुलना कर रहे हैं कि हमें कौन सा किससे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई प्रिफर, यानी मैं प्राथमिकता देता हूँ चौसर को स्पेंसर से ज़्यादा। तो आई प्रिफर चौसर टू स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट देखिए ही डील्स इन राइस, तो यहाँ पे आएगा इन, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। द करेक्ट प्रोनाउन, सही प्रोनाउन को चुनना है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके हर, तो सही ऑप्शन हो गया ए। दिस रिंग इज मेड ऑफ, यह अंगूठी सोने की बनी है, तो मेड ऑफ हो जाएगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन डैश 2 hours, है ना, वापस 2 घंटे दिया हुआ है, तो देखते ही आप समझ जाइए कि 4 आएगा। दे अराइव्ड लेट डैश द एयरपोर्ट, दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट। द मनी वॉज डिवाइडेड डैश अनवर एंड राशिद, बिटवीन, 2 जनों का नाम दिया हुआ है इसलिए उसमें बिटवीन आएगा कि 2 जनों में बांटी गई। अगर 2 से ज़्यादा होता तो फिर हम इसमें अमंग का यूज़ करते। अ नंबर ऑफ प्लेस वर रिटन डैश शेक्सपियर, नंबर ऑफ प्लेस वर रिटन बाय, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए, है ना, बहुत सारे प्लेस लिखे गए, नाटक लिखे गए। हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, हमेशा जो डाइड वर्ड है उसके साथ में भी एक ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज़ होता है। आई हैव ईटन नथिंग डैश येस्टरडे, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। अब सिर्फ समय हमें पता है कि कब से नहीं खाया, कल से, कितनी देर से नहीं खाया वो नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे कि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अगर ये वाक्य ऐसे होता है आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days, अगर 2 days होता तो यहाँ पे फॉर लग जाता, लेकिन येस्टरडे कल से, है ना, पूरा अवधि नहीं बताई हुई, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। द हॉर्स जम्प्ड डैश द वेल, तो द हॉर्स जम्प्ड इनटू, जम्प्ड यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कूदना, है ना, इसलिए इनटू का यूज़ होगा। द पेशेंट डाइड ऑफ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डाइड के साथ में क्या लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। शी बॉट अ पेन डैश 10 rupees फॉर 10 rupees, किसी भी चीज़ की कीमत के लिए कि मैं इतने रुपए में ये चीज़ लेके आया हूँ, तो फॉर यूज़ होगा। देयर इज़ अ रो ऑफ ग्रीन ट्रीज डैश द रोड, अलॉन्ग द रोड, यानी रोड के साथ, रोड क्या लंबाई में होती है तो अलॉन्ग होगा, ठीक है। नदी के आर पार गया तो अक्रॉस, एक कोने से दूसरे कोने, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे, उस जगह पे हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। लेकिन सड़क क्या है, लंबी होती है, तो सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं, तो अलॉन्ग का यूज़ होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का इसमें आप यूज़ करिए। ही इज़ एंग्री डैश मी, ही इज़ एंग्री विथ मी, वो मुझसे गुस्सा है। फाइंड द अप्रोप्रिएट preposition to fill in the sentence. She lives dash Mumbai, she lives in Mumbai, मुंबई में रहती है वो, तो in आएगा। fill in the blanks by choosing the correct option. Why confirm dash a custom when the custom is bad, तो to. Why confirm to a custom when the custom is bad. तो बच्चों आई होप अब आपको ये जो मैंने अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करे हैं, इनके माध्यम से आप इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो आप कर पाएंगे। बहुत सारे आपने ऐसे प्रीपोजिशंस भी देखे होंगे जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे डाइट के साथ में ऑफ लगता है, अकस्टम्ड टू होता है, उस तरह से। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस इस तरह के। अब मैं आपको डेली एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ आपके अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आज जो मैंने वीडियो शेयर किया था इसमें थे वर्ड फॉर्मेशंस
और साथ साथ में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ प्रीपोजिशंस जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस थे वो। नेक्स्ट कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल लगे तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदे उठा सकें। मुझे पता है इंग्लिश आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन इस तरह के जब आप क्वेश्चंस रेगुलरली करते रहते हैं तो कई ऐसे आंसर्स होते हैं जो दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर के साथ आपको इज़ ही यूज़ करना है, तो अगर ब्रेड एंड बटर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे इज़ का यूज़ करना है, आर का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो एक ही हम उसको यूनिट मान के चलते हैं। डाइट के साथ में ऑफ यूज़ होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। कल आपको फिर एक वीडियो मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।